हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के शुरू में हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान में बहुत ही पावरफुल एक ड्रैगन को भी उड़ता हुआ दिखाया जाता है। ड्रैगन के साथ साथ अभी हम लोग को एक पर्सन को भी दिखाया जाता है और यही पर्सन हम लोगों का मेन कैरेक्टर होने वाला है, हमारी MC, जो कि अभी आसमान में फ्लोटिंग करते हुए कहने लगता है कि तो आज के ही दिन वो दिन है जब मैं इस पूरी दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर देने वाला हूँ। हमारी MC तो अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ दोबारा से ये कहने लगता है कि ये पूरी दुनिया पूरा ही डार्कनेस के अंदर कवर हो जाएगी। तो बस यही एक आखिरी सिटी बची हुई है, इसे मैं अपनी उंगलियों के फ्लिक से पूरी तरीके से डस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। MC की कही हुई बातों को सुनने के बाद MC के साथ जितने भी इविल्स एंड मॉन्स्टर सोल्जर्स थे वे सभी भी अभी पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लाइट बीम बहुत ही तेजी से आके इन सभी मॉन्स्टरों को डिस्ट्रॉय करते हुए अभी सीधा हम लोग की MC की ओर जाने लगती है। लेकिन MC बहुत ही आसानी के साथ ये जो लाइट बीम है इसे ब्लॉक कर लेता है और इसी समय हम लोग को किसी एक लड़के को चिल्लाते हुए ये कहते हुए सुनाई देती है कि रांगसो, तुम बिल्कुल भी इन सभी चीजों के बारे में सोचना भी मत। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इस यांगनिंग सिटी के ऊपर अपने कदम को नहीं रख पाओगे। हमारी MC मतलब रांगसुओ, जिसे कि मैं शॉर्ट में सुओ नाम से बुलाऊंगा, सुओ अभी बोलने लगता है कि काफी समय हो गया लिटिल सिस्टर, तो तुम ही हो जो कि इस शहर की रक्षा कर रही हो। मैंने तो इस शहर का नाम जानने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार केवल 3 महीनों में मैंने डिमन आर्मी को 500 सिविलियन शहरों को कुचलने के लिए निर्देशित किया। 500 चींटियों को मसलने के बाद कौन एक चींटी का नाम याद रखने की जहमत करेगा। मतलब सुओ यहाँ पे हर एक सिटी को एक एक चींटी के साथ कंपेयर कर रहा होता है। सुओ तो अभी अपना बहुत ही ज्यादा डरावना फेस बनाते हुए अभी दोबारा से लिटिल सिस्टर से बोलता है कि लेकिन तुम अलग हो और मैं आज अच्छे मूड में भी हूँ, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम जल्दी से सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें डिमन रियलम में मेरे बाद का जो पोजीशन है मतलब सेकंड पोजीशन दूंगा। आखिरकार तुम इस शहर की रक्षा जो की हो। सुओ की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी लिटिल सिस्टर हंसते हुए सुओ से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा पोजीशन एक्सेप्ट कर लूं, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मैं क्या बनूंगा? हाँ, एक डिमन इम्प्रेस, हाई या लो, यह चीज मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। एंड बाय द वे, तुम मुझे जूनियर सिस्टर बोलना बंद करो। जिस मोमेंट से तुम डार्कनेस के अंदर गिर गए उसी टाइम से ही मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा और मैं तब से ही तुम्हारा एनिमी बन गया। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी लिटिल सिस्टर बहुत ही ज्यादा पावर के साथ सुओ की ओर बढ़ने लगती है और बोलती है कि सुओ, तुम मारने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। देखते ही देखते अभी इन दोनों के अंदर बहुत ही पावरफुल एक शॉर्ट क्लैश होती है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी इधर उधर बिखरने लगती है। लिटिल सिस्टर को अभी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगती है। दूसरी ओर सुओ जो कि थोड़ा सा मुस्कुराता है और एक ही स्लैश में लिटिल सिस्टर को अभी पीछे की ओर धकेल देता है। आगे से लिटिल सिस्टर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने पास बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग शॉट को सामन कर लेती है और देखते ही देखते चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्लोसमिंग स्टॉर्म और प्यार ब्लोसम। और लिटिल सिस्टर की एक कहते ही अभी यहाँ पे जितने भी शॉट सामान हुए थे वो सभी शॉट देखते ही देखते बहुत ही तेजी से साओ की ओर ही जाने लगता है। MC भी अभी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और बोलता है कि ये हुई ना बात। और ये बोलने के साथ ही अभी MC अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस ऑरा बाहर की ओर रिलीज करता है और देखते ही देखते बहुत ही पावरफुल एक शॉर्ट स्लैश को सामने की ओर मार देता है, जो कि सामने से आने वाले जितने भी शॉट थे उन सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए एकदम सीधा लिटिल सिस्टर की ओर ही जाने लगता है। इस अटैक को देखने के बाद लिटिल सिस्टर भी अभी देखते ही देखते अपने हाथ में जो स्वॉर्ड है उसके माध्यम से सामने की ओर उसी अटैक की ओर एक और अटैक कर देता है और ये दोनों अटैक अभी आपस में बहुत ही जोर से कोलैप्स होता है और देखते ही देखते अभी ये दोनों अटैक आपस में ही पूरी तरीके से घुल जाता है और देखते ही देखते साओ एंड लिटिल सिस्टर एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी से फाइट करने लगते हैं। अभी इन दोनों को इस तरीके से फाइट करते हुए देखने के बाद यहाँ पे जितने भी डिवाइन सोल्जर थे वो लोग आपस में ही बोलने लगते हैं, मैंने सुना है ये जो महिला है ये भी डिवाइन रियलम में है और ये हमारे लॉर्ड के साथ किस तरीके से हेड टू हेड टक्कर भी दे रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है जब दो डेमिगॉड आपस में लड़ते हैं? साओ एंड लिटिल सिस्टर के लड़ने की वजह से अभी पूरा का पूरा आसमान पूरी तरीके से ग्लोइंग करने लगता है। नीचे से लोग भी इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होने
होने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। अभी तो हम लोग को एक और महिला को दिखाई जाती है जो कि अभी ऊपर की ओर इतना ज्यादा बिजली कड़कती हुई देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहा कि इतना ज्यादा बिजली कड़क रही है, क्या ऊपर वाले भी डीमन लॉर्ड को डिवाइन पनिशमेंट दे रहा है। अभी तो देखते ही देखते आसमान में बहुत सारे पोर्टल जैसा कुछ ओपन होने लगता है और इन सभी चीजों को देखने के बाद एक राक्षस ऊपर की ओर देखते हुए अभी कहने लगता है कि देख के तो यही लग रहा है कि आसमान नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन अभी भी सुओ एंड लिटिल सिस्टर फाइट को उसी अंदाज में ही जारी रखता है। लिटिल सिस्टर के ऊपर सुओ अभी भारी पड़ने लगता है। इसी समय हम लोग को दिखाया जाता है कि लिटिल सिस्टर के बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा होने लगता है, मतलब कुछ पोर्टल जैसा ओपन होने लगता है। इस चीज को देखते हुए अभी सुओ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए लिटिल सिस्टर से बोलने लगा कि सेलेस्टियल फेनोमेनन के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, चलो इस फाइट को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। लेकिन आगे की ओर हम लोग को दिखाया जाता है कि लिटिल सिस्टर के हाथ में जो शॉर्ट था वो पूरी तरीके से अभी वैनिश हो जाता है और देखते ही देखते लिटिल सिस्टर अभी सुओ के कॉलर को पकड़ लेती है और सुओ से बोलने लगती है कि तुम्हारी डेमोनिक पाथ पे जाने से पहले और अभी भी मैं तुम्हारे सामने काउंटलेस टाइम तक गिर गिराई, लेकिन अभी हम लोग के पास इस फाइट को बंद करने की और कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता है मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं मेरे साथ तुम्हें भी लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारे गोल्डन कोड को पूरी तरीके से जला दूंगा। लिटिल सिस्टर की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी सुओ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए लिटिल सिस्टर से कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का मतलब है कि हम लोगों की बैटल एक सेमी डिवाइन आगे कुछ और कहवाता। उससे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल लेजर बीम सुओ एंड लिटिल सिस्टर की ऊपर ही आके गिरता है और ये जो लेजर बीम है ये होता है एक तरीके का डिवाइन पनिशमेंट। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे जितने भी डीमन थे वे सभी बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अरे यार हम लोग नहीं मारना चाहते, ये तो डिवाइन पनिशमेंट है, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन यहाँ से भाग पाता उससे पहले अभी तो ये लोग भी पूरी तरीके से जल जाता है, डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसमान में से इसी तरीके का ही बहुत सारे लेजर बीम अभी जमीन के ऊपर गिर रहा होता है। चारों ओर इन सभी डिवाइन पनिशमेंट की वजह से डिस्ट्रक्शन छा जाता है। सीन दोबारा से साओ और लिटिल सिस्टर की ओर जाता है, जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये जो डिवाइन पनिशमेंट है इससे हम लोग का मेन कैरेक्टर साओ लिटिल सिस्टर को उसके सामने खड़ा होकर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया होता है। एक बहुत ही जोरदार भयानक धमाका होती है। आसमान में से आवाज आती है कि ह्यूमंस एंड डिमंस डिवाइन पनिशमेंट के सामने पूरी तरीके से पावरलेस है। लिटिल सिस्टर नीचे की ओर सिटी की जो हालत है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू भी आने लगती है। ये जो सिटी था ये पूरी तरीके से एक बंजर जमीन में कन्वर्ट हो गया होता है और तो और एक भी इंसान भी नहीं बचा हुआ होता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद ही लिटिल सिस्टर अभी पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है, बोलने लगती है कि हे भगवान, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। इसी समय साओ लिटिल सिस्टर को अपने से दूर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि साओ के बॉडी के आसपास एक सिल्क जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है, मतलब इसी समय साओ की बॉडी के ऊपर एक और स्ट्राइक गिरने ही वाली होती है। साओ भी अभी लिटिल सिस्टर की ओर देखते हुए अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है। लिटिल सिस्टर भी इस चीज को देखने के बाद अभी समझ जाती है कि साओ उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और देखते ही देखते अभी बहुत ही जोरदार एक स्ट्राइक साओ की ऊपर आके लॉन्च होता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उड़ती हुई एक पत्ता आके अभी किसी के मेन पॉइंट को गार्ड करता है। तो हम लोग को अभी दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं, ये हमारी एमसी साओ ही होता है। साओ जो कि अभी एक खाली सी जगह पे ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। साओ अभी धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करता है। साओ को अभी उसकी आखिरी पल याद आने लगता है। साओ अभी अपने मन में ही क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। आखिरी वक्त में मैं लिटिल सिस्टर को अपने से धक्का देके दूर कर दिया था और उसके बाद से ही मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और इन सभी बातों को सोचने के बाद ही अभी साओ उठ खड़ा हो जाता है, अपने चारों ओर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन चारों ओर टूटी फूटी बिल्डिंग और खाली आसमान के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है। साओ अभी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो अभी अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है कि आखिरकार मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट थे, जितने भी डिमंस थे, वो सभी कहाँ पे है। साओ तो अभी और भी ज्यादा हैरान होता है जब वो देखता है कि उसके बॉडी के ऊपर उसकी जो बैटल आर्मर था वो भी नहीं है और तो वो अभी नंगा पुंगा है, इवन एक पैंट भी नहीं पहना हुआ है। और सच में अपनी जो हालत है उसे देखने के बाद साओ अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन इस समय साओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्या उसे अपनी जान से हाथ धोना है।
और इन सभी बातों को बोलते हुए अभी साओ अपनी बॉडी के अंदर से अपना जो ऑरा है उसे भी रिलीज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस समय साहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपना शक्ल बना लेता है एकदम चोमू जैसा और बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन पावर आखिरकार कहाँ गई है। साओ तो अभी यही सोचता है शायद से ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है या फिर ये सब कुछ उन दोनों की ओवरव्हीलिंग पावर की वजह से ही हुई है। लेकिन साओ अभी ये भी बोलता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सुना कि हैपेंस कभी भी पावरलेस मॉर्टल्स को पनिश भी करता है। और साहो की ये बोलते ही अभी साहो के पीछे भी एक पत्ता आके चिपक जाता है और साहो के हाथ में एक चिड़िया के बैठती है। चिड़िया की ओर देखते हुए साओ अभी अपने मन में ही दोबारा से कहने लगता है कि अभी का जो हालत है, मतलब इस जमीन का जो हालत है, इसे देखने के बाद तो नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ एक दो दिन में हुई है। और इन सभी बातों को सोचने के बाद अभी साओ चिड़िया की ओर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से घूरते हुए अभी कहने लगता है कि तो इसका मतलब क्या यही है कि हैपेंस मुझसे डरने लगा था। बेचारी चिड़िया भी अभी साहो को देखने के बाद पूरी तरीके से डर जाती है और जल्दी से यहाँ से उड़ के जाने लगती है। साहो भी अभी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि डैम हैपेंस, मैंने जिस काम के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया था तुम लोगों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। खून पसीना बहा के मैंने जो एम्पायर खड़ा किया था वो भी गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सभी चीजों से टूट जाऊंगा, पूरी तरीके से गिव अप कर दूंगा? कभी नहीं। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी साओ अपनी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब जो डेमोनिक एनर्जी है, उसे महसूस करने लगता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी इतना ज्यादा लो, आखिरकार कैसे? और इन सभी बातों को सोचने के साथ ही अभी हम लोग का साओ अपने हाथ में एक छोटा सा जो डेमोनिक एनर्जी है उसे गैदर करते हुए एक फायर जैसा कुछ क्रिएट करता है। और अपनी इस विद्युत एनर्जी को देखने के बाद साओ भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है कि मैं तो कल्टीवेशन के फाउंडेशन स्टेज पे भी नहीं हूँ। साओ तो भी अपने मन में ही यही सोचने लगता है कि मेरे जैसा एक जन का हालत अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है बाकी जितने भी लोग थे वे सभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ऐस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन सभी बातों को सोचते हुए अभी साओ का नजर नीचे की ओर जाता है, जहाँ पे साओ अभी जमीन के ऊपर एक जेट को देखता है और इस टूटी हुई जेट पेंडेंट को अभी साओ जमीन से उठाते हुए कहने लगता है कि ये तो जूनियर सिस्टर की हार्ट गार्डिंग जेट है, जो कि वो बचपन से ही अपने साथ कैरी करते हुए आई है। और जैसा कि ये जेट अभी टूटा हुआ है तो इसका मतलब क्या ये है कि जूनियर सिस्टर भी अभी मारा जा चुकी है। अभी अपनी जूनियर सिस्टर के बारे में इन सभी बातों को सोचते हुए साओ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। गुस्से के मारे जोर से चिल्लाते हुए बोलता है डैम इट ऑल। साउता भी ये भी बोलने लगता है कि अगर वो हैपेंस हम लोगों के बीच पे ना आता तो मैं जूनियर सिस्टर को हरा के उसे कैप्चर कर लेता और मेरी तरीकों से उसे इंटेरोगेटेड करता। और इंटेरोगेटेड का मतलब क्या है वो भी अभी साओ अपने मन में ही सोचने लगता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। लेकिन अगले ही फल साओ अभी बहुत ही ज्यादा फुद्दू जैसा शकल बनाते हुए बोलता है कि नहीं, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल तो अभी भी इस दुनिया को पूरी तरीके से डोमिनेशन करने की है। लेकिन अपना साओ हमारी एमसी इतना ज्यादा ठरकी होता है कि वो अपनी सोच यहीं पे नहीं रोकता। वो फिर से जूनियर सिस्टर के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे साओ जूनियर सिस्टर के पास जाके जूनियर सिस्टर को अभी एक प्याले के माध्यम से पानी पिला रहा होता है। लेकिन जैसा कि जूनियर सिस्टर की हालत उतना भी ज्यादा सही नहीं होती है, वो पानी को पी नहीं पाती है, तो इसी कारण साओ अभी उस पानी को खुद ही पी जाती है, मतलब अपने मुंह में रखता है। और देखते ही देखते पिछली बार फाइट के दौरान जिस तरीके से शॉर्ट क्लास हुई थी उसी तरीके से इस बार होठों को क्लास करती है, मतलब जूनियर सिस्टर को किस करके पानी पिलाती है। साओ के इस बिहेवियर के कारण जूनियर सिस्टर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जस्ट तुम मुझे मार दो। तो आगे से साओ अभी बोलने लगा कि मैं अभी भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आगे से जूनियर सिस्टर रोते हुए पूछने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर आखिरकार आप डार्कनेस के अंदर क्यों गिरे। जूनियर सिस्टर की ये पूछते ही अभी दिखाया जाता है कि जो हथकड़ी है वो भी टूट जाती है, मतलब ओपन हो जाती है। जूनियर सिस्टर को साओ अभी अपने बाहों से पकड़ लेता है और जूनियर सिस्टर को अभी यहाँ से उठा के लेके जाने लगता है। जूनियर सिस्टर भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए पूछने लगती है कि सीनियर ब्रदर आखिरकार आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साओ बताता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक कि ना तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और सच में इन सभी बातों को अभी साओ उसी नांगा पुंगा खड़े होते होते सोच रहा होता है, मतलब वो अगर जीत जाता तो वो जूनियर सिस्टर के साथ क्या क्या करता। लेकिन अभी वो इन सभी बातों को साइड में करते हुए बोलने लगता है कि मेरी हाफ डिवाइन बॉडी जा चुका है, ऊपर से मेरा डेमोनिक आर्मी भी जा चुका है, इवन मेरी जो जूनियर सिस्टर है वो भी जा चुकी है, और तो और मेरे पास पहनने के लिए पैंट भी नहीं है। और अपने मन में इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी साओ फुट फुट के
रोने लगता है। बेचारा बोलने लगता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। साउता भी अपने मन में ही यही सोचने लगता है कि अगर मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूं, मतलब अपना कल्टीवेशन दोबारा से चालू करूं, तो पिछले वाले पावर को भी हासिल करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुझे फिर से 100 ईयर्स तक जी जान लगा के कल्टीवेशन करना होगा। और इन सभी बातों को सोचने के बाद ही अभी साउ दोबारा से अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि अगर इस जियांगनिंग सिटी का हालत इस तरीके का है तो फिर दुनिया में पहले जितने भी कंट्री, जितने भी सिटीज थे, उन सभी के तो मैं पहले ही तबाह कर दिया हूँ। तो आखिरकार इस दुनिया को दोबारा से कॉन्कर करने का पॉइंट ही क्या है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउ अभी घास फूस उठा के कुछ करने लगता है और देखते ही देखते अभी अपने लिए घास फूस से एक चादर जैसा कुछ बना लेता है और इस घास फूस से बना हुआ चादर को बिछाते हुए अभी साउ जमीन के ऊपर लेट जाता है। साउ तो अभी लेटे लेटे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा भी होने लगता है। बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं इस तरीके से पड़े पड़े अपने मौत का इंतजार नहीं कर सकता। और ये बोलने के साथ ही अभी साउ जमीन के ऊपर रोल खाते हुए जो चादर है उसे अपने बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से एक रोल की तरह मोड़ लेता है। साउ तो अभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि अगर मैं मारा चाहता हूँ तो क्या मैं मेरी जूनियर सिस्टर को दोबारा से देख पाऊंगा, क्या मैं मेरी डेमोनिक आर्मी को दोबारा से देख पाऊंगा। साउ अभी पड़े पड़े ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय आसमान की ओर हम लोग को एक यूएफओ टाइप कुछ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से बादल को चीरता हुआ साउ के तरफ ही आने लगता है। साउ जैसे ही इस चीज को नोटिस करता है तो साउ पूरी तरीके से घबरा जाता है। साउ देखता है कि उस उड़ान खटोला से एक बहुत ही पावरफुल लेजर बीम नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और बेचारा साउ भी अपने जान को बचाने के लिए अभी पीछे की ओर एक झाड़ी के अंदर कूद जाता है। झाड़ी के अंदर से साउ अभी छुप छुप के सामने की ओर जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीजों को अच्छी तरीके से देखने लगता है। साउ तो अभी अपना शक्ल भत्ती जैसा बनाते हुए बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार यह चीज क्या है, लेकिन इससे ये प्रूव होता है ये दुनिया पूरी तरीके से खाली नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से यह दुनिया कॉन्कर करने के काबिल है। साउ तो अभी ये भी नोटिस करता है वो जो उड़ान खटोला है वो नीचे की ओर जो लेजर लाइट है वो फेंकते फेंकते उसी की ओर ही आ रहा होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पे आके रुक जाता है। मानो कि ये जो यूएफओ है ये किसी एक चीज को सर्च कर रहा है और ये उड़ान खटोला अभी जिस जगह पे आके रुकता है साउ भी अभी उस जगह को अच्छी तरीके से झांक के देखता है तो वो देखता है कि उस खटोला का जो लेजर लाइट है वो तो एक खरगोश के ऊपर आके रुका है। इस चीज को देखने के बाद साउ कहने लगता है कि इतना ज्यादा सर्च करके एक खरगोश को ढूंढना सच में ही एक कितना ज्यादा टाइम वेस्टिंग काम है। अभी तो साउ ये भी नोटिस करता है कि उड़ान खटोला का जो लेजर बीम था वो भी पूरी तरीके से रुक जाता है, मतलब वो अभी धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। लेकिन वो देखता है कि अगले ही पल अभी उड़ान खटोला के अंदर से एक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक बीम आके सीधा खरगोश के ऊपर आगे गिरती है और खरगोश बेचारा भी वहीं पे शौक के मारे तड़पने लगता है। खरगोश का जो हालत है वो भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। देख के तो यही लग रहा है कि शायद मारा जा चुका है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी साउ भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपने मन में ही कहने लगता है कि अभी ये जो व्हाइट लाइट थी जो कि खरगोश के ऊपर आके गिरी वो डेफिनेटली कोई वेपन होगी। इसी समय साउ को कुछ याद आता है। साउ अभी अपने मन में ही यूएफओ की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि जिस तरीके से ये लाइट ऑन ऑफ हुआ देख के तो लग रहा है कि ये एक डिवाइन पनिशमेंट है। और अगर मैं बैटल की बात करूं तब भी आसमान की ओर से इसी तरीके का लेजर बीम गिरी थी, तो क्या वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ था वो इसी मॉन्स्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली साउ यहाँ पे जो यूएफओ है मतलब जो उड़ान खटोला है इसे एक मॉन्स्टर समझ रहा होता है। साउ तो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एक टहनी को तोड़ते हुए कहने लगता है कि तो ये सब कुछ अगर इसी चीज ने किया है तो बैटल के दौरान जो कुछ भी हुआ था क्या वो कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं थी। साउ अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन इसी समय हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो उड़ान खटोला है वो दोबारा से बहुत ही तेजी से यहाँ से जाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद साउ भी अभी बहुत ही तेजी से उड़ान खटोला के ओर ही दौड़ के जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं इन सभी चीजों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, मुझे इसे जल्दी से फिगर आउट करना ही होगा। साउ तो अभी अपना सुपरमैन पोज में आके अपना जो फ्लाइंग टेक्निक है उसे भी एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाबा जी का ठुल्लू जैसा कि साउ का पूरा कल्टीवेशन जा चुका है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यूएफओ यहाँ से बहुत ही तेजी से उड़ जाता है, लेकिन बेचारा साउ बस एक ही जगह पे बैठे रहता है। साउ अभी अपना शक्ल बना लेता है और बोलता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी 2 कौड़ी का एक नल्ला हूँ, मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है। यूएफओ अभी जिस रास्ते पे गया था उसी और देखते हुए अभी साउ ये कहने लगता है कि आखिरकार वो मास्टर कहाँ पे जा रहा है, इवन वो मास्टर कहाँ पे जाके छुप रहा है, आखिरकार उसका मकसद ही क्या है। नहीं मैं उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, फिर भी मुझे उसे फॉलो करना होगा, उसे ढूंढना
होगा, क्या पता सब कुछ फिर से दोबारा से नॉर्मल करने का कोई उपाय हो। साउ अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को दिखाया जाता है कि साउ के पीछे जिस रैबिट के ऊपर वो लाइट बीम आके गिरी थी, वो लाइट बीम की वजह से रैबिट के बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर जो लाइटिंग स्पार्क है वो धीरे धीरे करके जेनरेट होने लगती है। रैबिट की आंखें भी पूरी तरीके से पर्पल कलर की हो जाती है, मतलब ये रैबिट एक मॉन्स्टर जैसा कुछ होने लगता है। इसी के साथ ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। साउ अभी अपने बारे में बताते हुए ये कहने लगता है कि ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब मैं एक फेयरलेस डिमन लॉर्ड हुआ करता था, जो कि इस पूरी दुनिया पे राज भी करता था और मेरी कही हुई बातों के खिलाफ जाना मतलब जान से हाथ धोना होता था। इवन जो मॉर्टल्स थे वो सब भी मेरी आवाज सुन के डर के मारे जो कल्टिवेशन दुनिया है उसे भी छोड़ दिए थे और मेरी आवाज से ही थर थर करके कांपते थे। दूर दूर के बच्चे जब रोते थे तब उसकी मामी उसे ये बोलती थी कि सो जा बच्चे सो जा, नहीं तो डीमन लौट आ जाएगा और तुझे यहाँ से पकड़ के लेके जाएगा। साउ अभी अपने पास्ट लाइफ के इन सभी बातों को ही सोचते सोचते अभी कहीं पे जा रहा होता है। साउ अभी अपने मन में ही कहता है कि एक स्ट्रॉ मैट को मतलब घास फूस से बनाया हुआ इस चादर को पैंट के रूप में यूज करके मैं अपने आप को सर्वाइव करा रहा हूँ। साउ तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही यही कहने लगता है कि मैं पिछले आधे घंटे से चल रहा हूँ, लेकिन वो मॉन्स्टर वो यूएफओ आखिरकार कहाँ है। अगर मैं उस यूएफओ को ढूंढ पाता हूँ तो मैं आगे कुछ और कह पाता। उससे पहले ही साउ अभी कीचड़ में जाके अटक जाता है। उसका पैर पूरी तरीके से कीचड़ के अंदर धंस जाते हैं। बेचारा अभी तो घास फूस से बनाया हुआ पैंट भी पीछे की ओर से पूरी तरीके से फट जाता है। बेचारा अभी दोबारा से, लेकिन इस बार पीछे की ओर से नंगा पुंगा हो जाता है। साउ अभी कीचड़ के अंदर एक सुअर की तरह पड़ा हुआ होता है। साउ अभी उठ खड़ा हो जाता है। वो अपने पाँव को कीचड़ से खींच के बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है एंड फाइनली वो जब कीचड़ से बाहर आता है तब उसका हालत पूरी तरीके से खराब होता है। उसकी पूरी बॉडी में बस कीचड़ ही कीचड़ होता है। साउ तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। गुस्से के साथ चिल्लाते हुए साउ भी कहने लगता है कि जो भी मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है या फिर जो मुझे इस स्टेट पे लेके आया है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। साउ अभी सामने की ओर थोड़ा सा पानी देखता है और उसी पानी के पास जाके साउ अभी अपना शक्ल देखता है जो कि गंदगी के कारण पूरी तरीके से बर्बाद होकर रखा था। साउ अभी जल्दी जल्दी से उसी पानी से अपने चेहरे को साफ करता है और अपने चेहरे को साफ करने के बाद ही अभी साउ पानी की ऊपर ही दोबारा से अपने खूबसूरत चेहरे को फेयर एंड लवली एड की तरह बारीकी से देखने लगता है। साउ अपने चेहरे को देखते हुए कहने लगता है कि अपने मन में ही वाह इतना खूबसूरत चेहरा, मैं तो खुद को ही प्यार करने लगा। लेकिन अगले ही पल साउ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी पानी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक पंच को धर देता है और कहने लगता है कि इस खूबसूरती का क्या ही फायदा जब आसपास कोई एप्रिशिएट करने के लिए हो ही ना। अबे हम लोग को दोबारा से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउ दूर दूर तक देखते हुए कहने लगता है कि मैं पिछले 1 घंटे से चल रहा हूँ लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा, तो क्या इसका मतलब यही है कि इस पूरी दुनिया में मैं ही एक लौता पर्सन जिंदा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोलने के साथ ही अभी साउ दोबारा से उसी उड़ान खटोला के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि अगर वो चीज एक मॉन्स्टर है या फिर वो कोई एक आर्टिफैक्ट है फिर भी उसका मालिक तो होगा ही। और मुझे जहाँ तक देख के लगा उस आर्टिफैक्ट या फिर उस मॉन्स्टर के अंदर कोई ना कोई था ही। साउ तो अभी ये भी कहने लगता है कि आखिरकार मैं उस मॉन्स्टर को कैसे ढूंढूंगा। हमारी एमसी ये सब कुछ कह ही रहा था लेकिन इसी समय वो कुछ महसूस करता है। वो देखता है कि उसके चप्पलों में जो कीचड़ है वो लगा हुआ होता है और तो उसका चप्पल अभी चिपचिपा भी हो गया होता है। तो हमें अभी जानने के लिए मिलता है कि हमारी एमसी जो कि यहाँ पे एकदम नांगा पुंगा होके आया था तो आखिरकार उसे चप्पल कहाँ से मिला। तो बेसिकली एमसी ने जिस तरीके से घास फूस से अपने लिए चादर को बनाया था उसी तरीके से ही एमसी ने खुद के लिए 2 चप्पल भी बनाया था। साउ तो अभी ये भी नोटिस करता है कि वो जिस जगह पे अपने पैरों को रखा था उसी जगह पे मतलब उस जगह पे मिट्टी के नीचे कुछ मार्बल स्टोन जैसा है, मतलब जैसे कि कोई सड़क बना हुआ है। और इस चीज को देखने के बाद साउ अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अभी जल्दी से किसी जगह पे दौड़ के जाने लगता है। लेकिन कुछ देर तक बहुत ही तेजी से दौड़ने की वजह से साउ अभी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है एंड फाइनली शाम के टाइम पे साउ अभी एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा टूटा फूटा दरवाजे को दिखाया जाता है। तो बेसिकली ये जो जगह है ये होता है जियांगलिंग सिटी और ये वही सिटी होता है जहाँ पे साउ लास्ट टाइम पे लिटिल सिस्टर के साथ फाइट किया था। इसी समय साउ के दिल के अंदर कुछ होने लगता है, कुछ हलचल होने लगता है और देखते ही देखते साउ के छाती के अंदर से एक रिंग बहुत ही ज्यादा ग्लो करते हुए बाहर की ओर आ जाता है। और इस रिंग को देखने के बाद साउ भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो एक्चुअली में अभी भी मेरे पास ही है। साउ अभी इस रिंग को अपने मुट्ठी में कसते हुए कहने लगता है कि जरूर से ये जो सिटी है इसके अंदर कुछ अनयूजुअली है और अगर ऐसा ही है तो चलो मैं भी देखता हूँ। और ये बोलते हुए
हुए अभी साहु बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ सिटी का जो दरवाजा है उसके पास जाने लगता है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए और अपने मुक्के को तैयार करते हुए बोलता है कि तो मेरे लिए एक खुल जाओ। और ये बोलने के साथ ही जैसे साहु अभी बहुत ही जोरदार एक पंच को दरवाजे के ऊपर मारता है तो साहु का शकल देखने लायक हो जाता है। वो अपने हाथों से अपने मुंह को दबा के अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करने लगता है। बेचारा साहु वो अपने दर्द को छिपा ही नहीं पाता। वो अपने हाथ को पकड़ के बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आई माँ बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और जैसा कि साहु अभी दरवाजे को खोल नहीं पाता तो अभी साहु अपने साइड में जो छोटा सा एक छेद देखता है उसी छेद के अंदर से इस सिटी के अंदर प्रवेश करता है। और जैसा कि साहु एक डीमन लॉर्ड होने के बावजूद एक बिल्ली की तरह एक छोटी सी छेद से सिटी के अंदर प्रवेश किया है तो इसी कारण साहु अभी अपने आप को दिलासा देते हुए कहने लगता है कि तो क्या हुआ, जब तक मैं सिटी के अंदर प्रवेश कर पा रहा हूँ तब तक सब कुछ ठीक ठाक है, ये सब कुछ चीजें मायने नहीं रखता। और ये सब कुछ बोलने के साथ ही अभी साहु जैसे ही सामने की ओर देखता है वो देखता है कि सिटी के अंदर जितने भी घर है वो सभी टूट फूट के पड़ा हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा सिटी पूरी तरीके से एक बंजर जमीन जैसा हो गया होता है। अभी तो साहु के आंखों के सामने ही तेज हवा चलने के कारण एक घर यूं ही टूट के गिर जाता है और साहु भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। साहु तो अभी अपने मन में ही कहता है कि क्या ऐसी जगह पे कोई रहता भी है। साहु अभी दोबारा से कहने लगता है कि चाहे वो मॉन्स्टर मुझे मिले या ना मिले लेकिन मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कुछ पहनने के लिए चाहिए, मतलब मुझे कुछ कपड़े को ढूंढना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी साहु अभी कपड़ के अंदर से कुछ पेपर को उठा लेता है। पेपर को उठाने के बाद उसे साफ करते हुए बोलता है कि शायद से इससे कम बन सकता है। साहु तो अभी जमीन के ऊपर से एक चारकोल के टुकड़े को भी उठा लेता है और चारकोल से पेपर के ऊपर आज के दिन खुद की जर्नी के बारे में लिखता है। साहु अभी वो जो नोट है उससे लिखने के बाद अपनी झाड़िया के अंदर डाल देता है। साहु अभी बोलता है कि देख के तो लग रहा है कि हेवेंस भी मुझे मारना नहीं चाहता और ये जो एपोक्लिप्स है इसके अंदर में जितने भी ट्रेसेस है उन सभी को उठा के हेवेंस को दिखाने वाला हूँ। एनीवे अगर कुछ भी गलत होता है तो शायद से यहाँ पे एक बैकअप प्लान भी हो सकता है। साहु का ये बोलते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद दोबारा से साहु को एक ऊट पड़ंगी के कपड़े को पहने हुए दिखाया जाता है और सच में इस कपड़े को पहने हुए साहु को किसी एक जोकर से थोड़ा सा भी कम नहीं लग रहा होता है। अभी तो साहु को साइड में एक टूटी फूटी जगह पे कोई भी पील रखने का जो बोतल होता है वो भी दिखता है। साहु भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उसे उठा लेता है और बोलता है एलेक्सर मिल गया। साहु अभी उस बोतल के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है मतलब इसका जो नाम है वो पढ़ता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल साहु उस बोतल को पीछे की ओर फेंक देता है और कहता है कि मेडिकल पिल हो सकता है ये कुछ और काम में लग सकता है लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के साथ ही अभी डैंग डैंग करते हुए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो बोतल है जिसको किसाऊ ने अभी अभी फेंका होता है उसी बोतल के ऊपर किसी की परछाई आके गिरती है और ये परछाई किसी और का नहीं साहु का ही होता है। साहु अभी दोबारा से ये जो बोतल है इसे उठाते हुए और अपनी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है कि मुझे ये पिल उतना भी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन अगर मुझे कोई भी सर्वाइवर मिलता है तो उसके लिए ये मेडिकल पिल शायद किसी काम की हो सकती है। और ये बोलने के साथ ही अभी दोबारा से साहु डैंग डैंग करते हुए पिल के बोतल को लेते हुए अभी यहाँ से जाने लगता है। वो दोबारा से ड्रेसेस के अंदर से एक कपड़े को ढूंढता है और उसे पहन लेता है और यहाँ पे जितने भी कबाड़ा कचरा है उन सभी के अंदर से जरूरत का सामान ढूंढने लगता है। साहु को तो अभी बड़ा सा बैरल जैसा मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन मिलता है। साहु बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज हो सकती है लेकिन अभी जैसे ही बैरल का ढक्कन खोलता है तो उसके अंदर की जो बदबू है उसकी वजह से अभी इस बैरल को छोड़ के साहु दुम दबा के अपने नाक को पकड़ के भाग जाता है। और भी कुछ चीजें ढूंढने के बाद साहु को तो अभी एक पैंटी भी मिलता है। देखते ही देखते अभी शाम हो जाती है। साहु अभी एक जगह पे बैठ के कहने लगता है कि मैं इस पूरी सिटी को अच्छी तरीके से तलाश लिया लेकिन मुझे सिर्फ निराशा ही मिला। साहु के पास जो पेपर और एक टुकड़ा चारकोल थी उसी से ही साहु अभी लिखने लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बोतलों को ढूंढ पाया जिसके अंदर मेडिकल पिल होता है। इसके साथ ही 2 जोड़ा कपड़ा, कुछ सोना और चांदी एवं एक आयरन रॉड और इन सभी के साथ ही अभी साहु लिखना भी बंद कर देता है। साहु तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, पूरी तरीके से निराशा में चला जाता है। बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे इतना सब कुछ ढूंढा लेकिन मुझे फिर भी किसी भी इंसान की कोई भी हड्डी, हेयर वगैरह वगैरह मतलब कोई इंसान मारा जाने के बाद जो कुछ भी अवशेष रहता है वो सब मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी हवा में पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है। आखिरकार वो कैसी पावर थी जो कि इंसानी जाति को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया है, डस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। परंतु फिर अगर ऐसी विशाल पावर मेरे लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती तब इसे नष्ट करना होगा। और ये सब कुछ बातें बोलते टाइम अभी जो साहु है बहुत ही ज्यादा डेविल तरीके से हंसने लगता है। कुछ देर बाद साहु दोबारा से अपने पास जो आयरन रॉड था उसे उठा के यहाँ से जाने लगता है।
चलते चलते साव अभी कहने लगता है कि जबकि मेरे पास अभी कपड़ा है, मतलब मैं और नंगा पुंगा नहीं हूँ, तो मेरे पास शायद से इतना तो शक्ति है कि मैं उस मॉन्स्टर से जाके लड़ सकूं। ऐसा कुछ बोलते हुए साव अभी जा ही रहा था, लेकिन इसी समय उसका पैर किसी एक चीज से अटक जाता है और वो धड़ाम करके जमीन के ऊपर आ गिरता है। साव अभी अपने पीछे की ओर देखता है जहाँ पे उसे एक चेन दिखता है। साव अभी इसी चेन को पकड़ते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि देख के तो लग रहा है कि ये जो चेन है ये अंडरग्राउंड से आ रहा है। और देखते ही देखते अभी साव ये जो चेन है इसे ऊपर की ओर थोड़ा सा खींच देता है, लेकिन इसे खींचने के बावजूद थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता। लेकिन अगले ही पल साव के पैरों के नीचे एक टनल ओपन हो जाता है। बेचारा साव अभी इसी टनल के अंदर एकदम अंधेरे में गिर जाता है। देखते ही देखते साव के सामने एक मशाल जल उठता है। साव सामने की ओर कुछ देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। साव अभी अपने सामने एक घर को देखता है जो कि सही सलामत खड़ा हुआ होता है। बाकी जितने भी घर है उन सभी की तरह टूट फूट के पड़ा नहीं होता है। साव अभी अपने आप को ही क्वेश्चन करता है, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ और ये जगह, ये अंडरग्राउंड आखिरकार कैसी जगह है। अभी का जो सिचुएशन है ये पूरी तरीके से अनक्लियर है। क्या मैं और आगे बढ़ने से पहले ऊपर जाके मेरे पास जो आयरन रॉड था उससे लेके आओ। लेकिन इसी समय साव को एक जान पहचान की स्मेल महसूस होने लगता है और ये जो स्मेल है ये वही स्मेल है कि ना कंफर्म करने के लिए अभी एक कुत्ते की तरह बार बार इसी स्मेल को सूंघने लगता है। साव भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है ये जो स्मेल है ये और किसी का नहीं उसके ही जूनियर सिस्टर की होती है। और इन सभी बातों को सोचते हुए, मतलब अपनी जूनियर सिस्टर के बारे में सोचते हुए, साव अभी अपनी शकल को पूरी तरीके से चोमू जैसा बना लेता है। साव तो अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि सच में जूनियर सिस्टर की जो बॉडी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है और शायद से सामने की ओर ये जो घर है ये जूनियर सिस्टर का ही चेम्बर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरी जूनियर सिस्टर का बेडरूम एक अंडरग्राउंड के अंदर छिपा हुआ है। साव अभी इन सभी बातों को सोचने के बाद ही अभी वो जो घर है उसी के ओर ही बहुत ही तेजी से दौड़ के जाने लगता है और कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर मैं आ रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते अभी अचानक से साव का जो पैर है वो स्लिप खा जाता है और देखते ही देखते साव अभी सामने की ओर जूनियर सिस्टर का जो बेड होता है उसके ऊपर आके गिरता है। साव अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और ठड़की भरी आवाज से कहने लगता है कि लगता है ये जो बेडरूम है ये जूनियर सिस्टर का ही है। अभी तो साव ये भी बोलता है कि इस एंटायर सिटी में कोई भी नहीं है तो कुछ भी होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साव तो अभी जो पिलो है उसे उठाते हुए एक कुत्ते की तरह जूनियर सिस्टर की जो खुशबू है उसे सूंघने लगती है और कहने लगता है कि इतने सालों के बाद भी जूनियर सिस्टर की जो सेंट है, जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। साव तो अभी अपनी छाती के अंदर से दोबारा से वही स्प्रिट रिंग को बाहर की ओर निकाल लेता है। स्प्रिट रिंग जैसे बाहर की ओर आता है 3 डिब्बे अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। साव अभी समझ जाता है कि इन 3 डिब्बों के अंदर जो जूनियर सिस्टर है कुछ न कुछ ट्रेजर या फिर कुछ कीमती चीजों को रखा है। साव को अभी एक डिब्बे के अंदर से कुछ सामान मिलता है जो कि वो पहले जूनियर सिस्टर को गिफ्ट दिया था और बिना किसी देरी करे इन सभी सामानों को, मतलब ये सभी गिफ्ट को अभी साव जल्दी जल्दी से अपने रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। साव अभी सेकंड डिब्बा के पास जाके बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार इसके अंदर क्या है। तो अभी साव को उसके अंदर से कुछ ऐसा चीज मिलता है जो कि आप लोग देख के समझ ही सकते हो। और ये ठड़ के साव इस सामान को देखने के बाद अपने शक्ल के साथ साथ नोज ब्लीडिंग भी कर रहा होता है। साव तो अभी अपने मन में ही बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है, लगता है यह चीज वेस्टर्न रीजन से मंगाया गया था। साव को तो अभी सेकंड डिब्बा के अंदर से इसका दूसरा पार्ट भी मिलता है। साव अभी अपने मन में ही सोचता है कि अगर जूनियर सिस्टर यहाँ पे होती और मेरे सामने इन दोनों चीजों को पहनती तो फिर तो मेरे मजे ही मजे। और इन सभी बातों को सोचते हुए अभी साव के नोज से बहुत ही ज्यादा नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है। साव तो अभी अपने मन में ही दोबारा से जूनियर सिस्टर को इमेजिन करने लगता है जहाँ पे जूनियर सिस्टर उसके सामने इन सभी चीजों को पहन के आई होती है। तो यार देखो इमेज में और ज्यादा नीचे नहीं दिखा सकता, नहीं तो हो जाएगा बैंड बाजा। तो अपने साव इन सभी चीजों को इमेजिन करने के बाद उसी स्पिरिट रिंग के अंदर इन सभी सामानों को भी भर लेता है। साव अभी जो तीसरा वाला बॉक्स है उसके पास आके कहने लगता है कि अगर पहले दोनों बॉक्स के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये तीसरे वाले को ओपन करता हूँ तो शायद से मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि जूनियर सिस्टर ने फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स में बस सिंगली प्रोटेक्शन लेयर लगाया था, लेकिन इसके ऊपर दो प्रोटेक्शन लेयर है। इन सभी बातों को बोलने के बाद अभी साव दोबारा से बहुत ही ज्यादा नोज ब्लीडिंग करने लगती है, यही सोचते हुए कि क्या पता इस बॉक्स के अंदर कुछ एडल्ट टॉयज भी हो। और इसी चाहत में जैसे ही अभी साव थर्ड बॉक्स को ओपन करता है तो साव पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो सामने की ओर देखता है कि बॉक्स के अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक टॉय है। साव अभी कपड़े को उठाते हुए कहने लगता है कि
यही चीज मुझे अभी भी याद है। और साव का ये बोलने के साथ ही अभी हम लोग को पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे साव एंड जूनियर सिस्टर दोनों ही एक ही सेक्ट के अंदर डिसाइपल हुआ करता था। अभी हम लोग को जूनियर सिस्टर को साव के पीछे बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आते दिखाई जाती है। जूनियर सिस्टर अभी साव से कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, तो जल्दी से वापस आओ। तो आगे से साव बोलता है कि तुम और किसी डिसाइपल के साथ अपना डुएल करो, मेरा शॉर्टमैनशिप तुमसे बहुत ही ज्यादा आगे है, तो तुम्हारे साथ डुएल करना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। साव की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। अपना गाल फुलाते हुए कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, आखिरकार आप मुझे इन सभी बातों को कैसे बोल सकते हो। जूनियर सिस्टर अभी अपने मन में ही एक आइडिया सोचता है और देखते ही देखते गिर जाने की नाटक करती है, मतलब पैरों में चोट आई है ऐसा कुछ नाटक करती है। साव भी अभी जल्दी से जाके जूनियर सिस्टर से पूछने लगता है कि जूनियर सिस्टर, क्या तुम ठीक हो। तो आगे से जूनियर सिस्टर अभी साव को हक कर लेती है और कहने लगती है कि तो तुम्हें मेरी परवाह है। जूनियर सिस्टर की वो बात अभी साव के छाती से ताजवी हो रहा होता है। साव भी अभी बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर जल्दी से छोड़ दो। लेकिन जूनियर सिस्टर अभी साव को पकड़ते हुए कहने लगती है कि नहीं छोड़ूंगी, जब तक कि ना तुम मेरे साथ दोबारा से डुएल करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी वक्त जूनियर सिस्टर की पाँव साव के टांगों में लग जाता है और बेचारा साव अभी जूनियर सिस्टर के ऊपर गिर जाता है। लेकिन किसी एक चीज के कारण अभी जूनियर सिस्टर लाल पीला होने लगती है। जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, आखिरकार आप मेरे ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हैं। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि साव का जो हाथ है वो जूनियर सिस्टर की दोनों पुबास के ऊपर होता है। एंड ऑब्वियसली साव भी एक लड़का ही होता है, उसे भी कंट्रोल नहीं होता, वो दाबा देता है और उसका जो छोटा भाई है वो भी खड़ा हो जाता है। तो गाइस, मुझे पता नहीं है कि आप में से कोई लड़की ये वीडियो देख रही है या नहीं। अगर देख रही हो तो बहन जी माफ कर देना, क्योंकि मनहुआ में जो है वही बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को जूनियर सिस्टर को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही जोरदार एक थप्पड़ को साव के गालों पे उतार देती है। बेचारा साव अभी 10 हाथ दूर जाके गिरता है। जूनियर सिस्टर अभी बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर सच में अब बहुत ही ज्यादा ठड़की है। सो दोबारा से सीन अभी प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे साव वो जो कपड़ा है उसे देखते हुए कहने लगता है कि ये जूनियर सिस्टर की क्लोथ है। जब वो स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करती थी तब इस कपड़े को पहनती थी। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके बुबास के ऊपर पिंच किया था और इसके बदले में उसने मुझे जो स्लैप मारी थी, अभी भी वो सभी याद है, मुझे क्रिस्टल क्लियर की तरह याद है। जूनियर सिस्टर इतने सालों तक ये जो आउटफिट है इसे संभाल के रखी है। अभी अपना साव दोबारा से एक ठरके की तरह जूनियर सिस्टर की ये जो कपड़ा है इसे स्मेल करते हुए कहने लगता है कि इस घटना को घटने के कुछ ही सालों के बाद मुझे मास्टर ने सेक्ट से बाहर कर दिया था। इवन मैं उसके बाद भी जूनियर सिस्टर को कभी नहीं भूला। मैंने उसके साथ शॉर्ट प्ले प्रैक्टिस भी नहीं किया और मैंने महसूस किया था बैटल के दौरान जूनियर सिस्टर की जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था। आखिरकार जूनियर सिस्टर इतने सालों तक किसके साथ प्रैक्टिस किया। अपना साव अभी उबासी छोड़ते हुए बोलता है कि तो इसी तरीके से जो समय है वो चेंज होता है। साव अभी जैसे ही पीलो के नीचे हाथ डालता है उसे कुछ महसूस होता है, वो पीलो के नीचे से कुछ बाहर की ओर निकाल लेता है। इस चीज को देखते हुए अभी साव बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर की अंडरगारमेंट्स ये तो कुछ अलग ही साइज का है, शायद से जूनियर सिस्टर की फिगर की वजह से है। साव तो अभी अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं एक डिमैन लॉर्ड ना बनता और मैं सेक्ट को ना छोड़ के जाता, सेक्ट में ही रहता, तो शायद से अभी तक मैं जूनियर सिस्टर का डाउ पार्टनर भी बन जाता और ये अंडरगारमेंट शायद से मेरी आंखों के सामने पहनने के लिए बना होता। साव तो अभी इतना ज्यादा ठड़के होता है कि वो तो अभी जूनियर सिस्टर के साथ उसके बच्चे के बारे में भी सोचता है। साव का जो शकल है उसे देखने के बाद बस एक ही डायलॉग याद आता है, साले ठड़की गई का। साव अभी नोज से ब्लड को पोंछते हुए कहने लगता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि डिमेलॉर्ड बढ़ने के बाद, मतलब इस दुनिया को पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद मैं मेरे प्लान को अंजाम दूंगा। लेकिन वो साले मॉन्स्टर का ही था, उसने ये सब कुछ किया। तो गाइस, अभी भी साव को ये लग रहा होता है कि उसके ऊपर जो लाइट बीम गिरी थी वो उसी उड़ान खटोला का ही काम है। साव भी बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर को इससे भी 10 गुना ज्यादा तड़पाऊंगा। साव को अभी यहाँ पे जूनियर सिस्टर के जितने भी सामान मिले थे उन सभी सामानों को इकट्ठा करने लगता है। रोते हुए कहने लगता है कि अगर मैं जूनियर सिस्टर को नहीं ढूंढ पाता हूँ तो फिर मैं इन सभी सामानों को सेफ रखूंगा, क्योंकि ये सभी चीजें मेरे यूथ का बहुत ही प्रीशियस मेमोरी है। अभी तो साव को यहाँ पे टाइम मेजरमेंट करने की जो चीज होता है वो भी दिखता है। साव अभी इसे उठाते हुए कहने लगता है कि शायद से ये मेरी बाद में कोई काम में आ सकती है। देखते ही देखते साव अभी इस घर के अंदर जो कुछ भी सामान है उन सभी सामानों को इधर उधर करके देखने लगता है। जितने भी जरूरत के सामान है, मतलब एक तरीके से घर के अंदर जो कुछ भी है उन सभी चीजों को सपा चाट कर देता है, पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड कर देता है। सभी के सभी सामान को लूटने के बाद अभी साव बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए बैठ जाता है। कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि मैं इस घर का जो फ्लोर ब्रिक से इसे ले ही नहीं सकता। देखते ही देखते साव अभी नीचे से एक लूज ब्रिक को उठा लेता है।
ब्रिक के नीचे अभी साव कुछ ऐसा चीज देखता है जिसके कारण उसका शकल अभी पूरी तरीके से चोमू जैसा हो जाता है। ब्रिक के नीचे अभी छोटा सा एक छेद जैसा कुछ होता है। साव अभी उसी छेद के अंदर अपने हाथ को डाल के ढूंढने लगता है कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है। कुछ देर तक ऐसे ही ढूंढने के बाद उसे ब्रिक के नीचे से एक पुरानी किताब मिलती है या फिर एक नोटबुक मिलती है। जल्दी जल्दी से साव एक फूक से किताब के ऊपर जितने भी धूल थे उन सभी को उड़ा देता है। तो साव को पता चलता है ये जो नोटबुक है ये तो जूनियर सिस्टर का ही है। साव अभी अपने शक्ल पाने हुए बोलता है कि तो चलो देखते हैं आखिरकार जूनियर सिस्टर मेरे बारे में इस नोटबुक के अंदर क्या लिखा है। और ये बोलने के साथ ही अभी साव फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है, नोटबुक को खोल के पढ़ने लगता है। तो नोटबुक के अंदर लिखा हुआ था कि ये मेरा सेट का पहला दिन है और तोड़ बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रहा है और मैं बारिश में पूरी तरीके से भीग गया हूँ। सेट के पहले दिन ही इस तरीके से भीग के जाना ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। जूनियर सिस्टर अभी खड़े खड़े इस तरीके से बारिश में भीगी रहा था। इसी समय उसके पीछे से कोई एक जना के जूनियर सिस्टर के सिर के ऊपर अम्ब्रेला को लेके आता है। जूनियर सिस्टर भी अचानक से इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जो पर्सन अम्ब्रेला लेके आया होता है वो और कोई नहीं, वो होता है अपना साव। साव अभी बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से बोलता है कि मैंने सोचा तुम यहाँ पे आ गए हो और जैसा कि अभी बारिश चालू हो गई है तो मैं खुद ही तुम्हें लेने के लिए आ गया। जूनियर सिस्टर अभी साव को थैंक यू बोलती है और इसके साथ ही पूछने लगती है कि आप सीनियर ब्रदर रांग साव है ना। साव बोलता है कि तुम मुझे जानते हो और हाँ मैं ही रांग साव हूँ। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे साव अभी जूनियर सिस्टर की जो नोटबुक है उसके अंदर इन सभी चीजों को पढ़ रहा होता है, जहाँ पे जूनियर सिस्टर इस पाल के बारे में ये लिखा होता है कि मैंने कभी ये बिलीव नहीं की थी कि सीनियर ब्रदर कभी भी इतना ज्यादा जेंटल और इतना ज्यादा अप्रोचेबल होंगे। मेरा दिल कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वे बारिश में भीग रहा हो, ऑटम की बारिश की तरह ठंडा फिर भी किसी तरह मीठा और तैरता हुआ। साव अभी इन सभी लाइन को पढ़ते हुए अपना शक्ल बनाते हुए और अपने नोज के अंदर अपनी उंगली को डालते हुए कहने लगता है कि किसको पता था कि जूनियर सिस्टर इतना ज्यादा अच्छी पोएट्री करती है, लेकिन रुको ये तो मेरा स्टाइल नहीं है, मैं तो इतना भी ज्यादा प्योर हार्टेड नहीं हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी साव कुछ सोचता है, उसे अभी याद आता है और कहने लगता है कि उस टाइम पे मैं बहुत सारे भाइयों से सुना था कि एक सुपर ब्यूटीफुल गर्ल सेक्ट के अंदर ज्वाइन हुई है, तो उसी कारण ही मैंने अम्ब्रेला को पकड़ के जल्दी से गया था ब्यूटी से पहले मिलने। साव तो अभी ये जो नोटबुक है इसके जितने भी पेजेस है उन सभी पेजेस को अच्छी तरीके से देखने लगता है। कहने लगता है कि ये जो डायरी है ये बहुत ही ज्यादा मोटी है, मैं हर रात सोने से पहले इस डायरी को पढ़ूंगा, मैं भी तो देखूं कि जूनियर सिस्टर मेरे बारे में क्या क्या सोचती थी। और सच बोलो तो ये जो डायरी है ये मेरे लिए किसी भी ट्रेजर से थोड़ा सा भी कम नहीं है। इन सभी बातों को बोलते बोलते अभी साव किसी एक पेज में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा शॉक भी हो जाता है। कहने लगता है कि इस पूरी डायरी में ये जो पेज है ये रेड कलर की क्यों है, तो चलो इसे ही देखते हैं। साव अभी जैसे ही इस रेड पेज को पढ़ने लगता है तो उसका ठड़कपन दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो बेसिकली जूनियर सिस्टर ने इस रेड पेज में ये लिखा हुआ होता है कि ये पहली बार है जब सीनियर ब्रदर ने मेरे चेस्ट को पकड़ा था, और ये भी कमेंट पास किया था कि बहुत ही ज्यादा तरबूज है। उन्होंने तो 3 बार प्रेस किया था और तो एक पिंच भी किया था। सच बोलूं तो मुझे थोड़ा दर्द भी हुआ था, लेकिन हर रात सपने में मैं सीनियर ब्रदर का ही चेहरे को देखता हूँ। अभी साव इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। कहने लगता है कि मैं जूनियर सिस्टर को पहले जिस तरह जानता था मुझे अभी अलग फील क्यों हो रहा है, क्या जूनियर सिस्टर हमेशा से ऐसा ही था। साव अभी ये सब कुछ अपने मन में कह ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर के परछाई को दिखाया जाता है। साव भी अभी मॉन्स्टर को महसूस कर लेता है, जल्दी से आयरन रॉड को पकड़ लेता है और देखते ही देखते पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाता है। आसपास अच्छी तरीके से देखने लगता है, लेकिन अभी साव डरने की जगह पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। कहने लगता है कि तो फाइनली यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग भी है, मैंने सोचा मैं ही सिर्फ अकेला इकलौता इंसान बचा हूँ। साव ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय साव दोबारा से उसी मॉन्स्टर के परछाई को अपने सामने देखता है। साव पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है। साव तो अभी अपने डंडे को मतलब अपने आयरन रॉड को सामने की ओर करते हुए अपने मन में ही सोचता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि मेरा जो स्टेज है कल्टिवेशन स्टेज है वो फाउंडेशन लेवल पे आ गया है और मुझे मॉन्स्टर का जो ऑरा है उसे ये महसूस हो रहा है कि मॉन्स्टर शायद से मुझसे पावरफुल होगा। अभी हम लोग को सामने की ओर उसी रैबिट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर लाइट बीम आके गिरा था। मतलब ये रैबिट मॉन्स्टर पहले तो नॉर्मल रैबिट हुआ करता था, लेकिन लाइट बीम की वजह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। अभी तो इस मॉन्स्टर को देखने के बाद मतलब सामने की ओर इस रैबिट मॉन्स्टर को देखने के बाद साव का शकल पूरी तरीके से चोमू जैसा बन जाता है। वो भी अभी अपने मन में ही इसी बात को ही कहता है, ये तो वही रैबिट है जिसके ऊपर वो लाइट बीम आके गिरा था। देखते ही देखते अभी ये रैबिट बहुत ही तेजी से साव के शरीर के ऊपर पावरफुल हमला करने के लिए कूद जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साव तो घंटा भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। रैबिट साव के बॉडी से टकरा के दोबारा से पीछे की ओर पलट जाता है।
लेकिन रैबिट रैबिट ही होता है। दोबारा से सुपरमैन पोज में खड़ा हो जाता है और दोबारा से साव के गर्दन के ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन इससे साव को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन साव रैबिट की ये जो हरकत है इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के मारे साव अपने पास जो आयरन रॉड था उससे रैबिट के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक को कर देता है। बेचारा पिद्दू सा रैबिट इस स्ट्राइक को खाने के बाद सीधा उड़ता हुआ पीछे दरवाजे से जाके टकराता है। ये रैबिट मॉन्स्टर यहीं पे मारा जाता है। साव अभी रैबिट के कानों को पकड़ते हुए रैबिट को उठा लेता है। रैबिट की ओर देखते हुए कहने लगता है कि व्हाइट लाइट से एक बार मारा जाने के बाद ये रैबिट पूरी तरीके से म्यूटेट हो गया है, तो मुझे अभी लग रहा है कि किसी भी चीज को हंट करने के बाद वो चीज पूरी तरीके से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सच में यह चीज तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है। साउदा भी रैबिट की ओर देखते हुए ये भी सोचने लगता है कि ये रैबिट म्यूटेट हो गया तो क्या हुआ, रैबिट तो रैबिट ही है ना, इसे मैं खा भी सकता हूँ। देखते ही देखते साउ यहाँ पे फायर लगा लेता है और फायर के ऊपर अभी रैबिट को पूरी तरीके से छील के पकड़ा होता है। रैबिट को पकड़ने के बाद अभी साउ जैसे ही रैबिट के लेग पीस को खाता है, साउ कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा सख्त है। अभी खाना खत्म करने के बाद साउ बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। लेटे लेटे जूनियर सिस्टर ने डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो सभी पढ़ने लगता है। कुछ देर ऐसे ही पढ़ने के बाद अभी साउ यहीं पे सो जाता है। सोते सोते साउ अभी ये बिरबिराता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हें जरूर ढूंढेगा। गहरी नींद में अभी साउ सपना देखता है कि जूनियर सिस्टर अभी उसके सामने ही है, जहाँ पे जूनियर सिस्टर अभी ये कहती है कि सीनियर ब्रदर फाइनली तुम उठ चुके हो। अभी अचानक से अपने सामने जूनियर सिस्टर को देखने के बाद वो भी ऐसी ड्रेस में साउ का ठड़कपन और भी ज्यादा जग जाता है। जूनियर सिस्टर तो अभी साउ को अच्छी तरीके से पकड़ते हुए कहने लगती है कि प्लीज किस मी। अभी इस वर्ड को सुनने के बाद साउ अभी अपने शकल को पूरी तरीके से चुमू जैसा बना लेता है। देखते ही देखते अभी वो चुमा चाटी शुरू कर देता है। यहाँ पे तो और भी बहुत कुछ होता है जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता, नहीं तो भाई हो जाएगा एकदम खेल खत्म। लेकिन अभी साउ का जो सपना है वो टूटने में ज्यादा देर नहीं लगता। साउ जैसे ही अपने सपने से उठता है, मतलब थोड़ा सा होश में आता है, वो देखता है कि वो तो जूनियर सिस्टर की जो पिलो है उसके साथ अभी रंग लालिया मना रहा है। साउ अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। बेचारा वो अभी पिलो को पीछे की ओर फेंक के मारता है, बोलता है चल हट गई का। अभी साउ जैसे ही अपने बॉडी के ऊपर से चादर को हटाता है, वो देखता है कि उसका छोटा चेतन बड़ा हो चुका है। तो अभी साउ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने चेतन के ऊपर 2-4 जोर जोर से थप्पड़ लगा लेता है और बोलता है कि साले ऐसी वर्चुअल चीज से तो इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, जब जूनियर सिस्टर रियल में आएगी तब होना। तो गाइस यहीं पे ए वाली एपिसोड को खत्म करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि ए वाली वीडियो आप लोग को कैसे लगी। ए वाली मानवा की टोटल 18 चैप्टर रिलीज हुई है, जिनमें से मैं ए वाली वीडियो में 9 चैप्टर एक्सप्लेन किया हूँ, तो बाकी 9 चैप्टर अभी भी बाकी है। तो आप लोग कमेंट करके बोलना क्या मैं वो बाकी 9 चैप्टर एक्सप्लेन करके डालूं या नहीं, क्योंकि बाकी जो 9 चैप्टर है वो इससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइट सीन है ना वो एकदम अनएक्सपेक्टेड है। और जैसा कि मैं इसके पूरे चैप्टर को पढ़ लिया हूँ तो सही बोल रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है बोलते टाइम। तो कोई ना, आप लोग ना कमेंट करके बोलना कि आप लोगों को इसके बाकी 9 चैप्टर देखनी है या नहीं। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।